नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। जीएलसी आईएएस टॉप 50 में आप सभी लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने कल पर्वत के बारे में देखा था और आज हम एक नए चैप्टर के रूप में आपकी यह 5वीं क्लास के तौर पर हम देखेंगे पठार के बारे में। और आज पठार के बारे में उन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे जहां से आपके मुख्य परीक्षा में 3 मार्कर, 5 मार्कर या फिर 11 मार्कर क्वेश्चन बनने की संभावना अगर प्रतीत होती है तो उसको हम देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बतलाया था, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आपका विश्व भूगोल का पहला बिंदु, जहां पर हम प्रमुख स्थलाकृति के बारे में पर्वत, पठार, मैदान, हिमनद और नदियों के बारे में जो देखेंगे, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन 3 मार्कर ही फॉर्म होंगे। तो ध्यान रखिएगा, 3 मार्कर क्वेश्चन आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, ठीक है। और मैक्सिमम अगर हो सके तो आपको 5 मार्कर क्वेश्चन भी लेकर चलना है। लेकिन जब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 10 में पेपर नंबर 3 के बारे में, वहां पर भौतिक भूगोल के पहले खंड जो भू आकृति विज्ञान है, वहां पर भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम भूगर्भ शास्त्र की जो चर्चा करेंगे वहां से बनेगा आपका 11 मार्कर क्वेश्चन, जो कि इसी चैप्टर का एक भाग होता है। क्लियर है? तो दोस्तों, हम क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको यह बतला देना चाहते हैं कि यदि आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यह वीडियो हमारा जो एमपीपीएससी मेंस का एक पेड ग्रुप है, जिसे आप जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी के एप्लीकेशन पर ही देख सकते हैं। और वहां पर जाकर आप डेमो के रूप में क्लास को देखकर इसे आप, यदि आपको अच्छा लगे, अच्छा लगने का तो क्वेश्चन मार्क आपके अंदर मुझे नहीं लगता कि बनना चाहिए कि अच्छा है या बुरा है। यकीन मानिएगा, बहुत कम मिनिमम आपको एक्सपेंडिचर करके आपको मैक्सिमम आउटपुट के साथ एक गुणवत्तापूर्ण चीजें आपको यहां पर उपलब्ध होगी। यहां पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कंटेंट भी प्राप्त होगा और साथ में कहें तो आपको वीडियो लेक्चर भी यहां पर आपको प्राप्त होंगे। बिल्कुल मिनिमम एक्सपेंडिचर में आपको ये चीजें सभी प्राप्त होगी। तो साथियों, हम क्लास की शुरुआत करते हैं और देखेंगे कि पठार के बारे में क्या बातें हमें करना है। देखिएगा, पठार के बारे में अगर देखें, जैसे कि पर्वत के बारे में मैंने कहा था कि पर्वत धरातल का एक विशिष्ट स्थल स्वरूप होता है, जिसे आप क्या बोल सकते हैं कि यह आपका द्वितीय स्थलाकृति या द्वितीय स्थलाकृति के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे कि मैं आपको बतलाऊं कि पठार क्या है, तो पठार की जो ऊंचाई होती है, पर्वत और पहाड़ियां एक जैसा है, लेकिन पठार जो होगा आपका, इसकी जो ऊंचाई अगर बात करें तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 300 से लेकर 500 मीटर की हाइट तक, ठीक है। कितना? 500 फीट, सॉरी 300 से 500 फीट तक की इसकी क्या होती है, एवरेज हाइट होती है। इसका शीर्ष भाग कैसा होता है, चौड़ा होता है या फिर सपाट होता है, और आधार इसका ऊंचा होता है। आधार क्या होगा, लंबा होगा। इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी। यह होती है आपकी पठार की स्थलाकृति। तो ये आपका जो शीर्ष भाग है यह कैसा होगा, सपाट। क्लियर है? जबकि इसका आधार कैसा होगा, यह तो चौड़ाई होगा जैसा कि आपका पृथ्वी का होता है, ठीक है। तो आधार चौड़ा है लेकिन इसका शीर्ष सपाट है। इसका ढाल जो होता है, यह ढाल होता है जो, यह ढाल इसका मंद होता है। कैसा होता है, मंद होता है। ढाल मंद, शिखर सपाट, आधार चौड़ा, उसी को कहा जाता है पठार। जिसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें, इस हाइट की अगर बात करें, तो यह आपका 300 से लेकर 500 फीट, ठीक है, 500 फीट तक की इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप पठार को डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे तो पठार के बारे में इसका वर्गीकरण, यह पृथ्वी पर द्वितीय क्रम का उच्चावच है, द्वितीय क्रम की स्थलाकृति। जैसा कि कल मैंने कहा था आपको, उसी प्रकार से आपका पठार भी क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रम की स्थलाकृति। फिर देखेंगे पृथ्वी के 1/3 भाग पर इसका अपना विस्तार दिखाई देता है। 1/3 मतलब अगर 100% मान लिया जाए तो 100% में से 1/3 कितना होगा, 33%। तो 33% के लगभग वेरी करता है आपका कौन सा, पठारी भाग पूरी पृथ्वी के क्षेत्र पे, ठीक है। फिर देखेंगे आप, पठार वह उच्च भूमि है जिसका कोई एक ढाल आसपास के इलाकों से अधिक ऊंचा तथा खड़े ढाल वाला हो। इसका शिखर ऊपरी भाग सपाट और चपटा हो। पठार के निर्धारण में ऊंचाई से अधिक महत्व उसके शिखर का चपटा होना होता है। तो कभी आ जाए कि पठार की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसकी ऊंचाई तो अलग कर दीजिए, आधार अलग कर दीजिए, लेकिन इसकी सबसे प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि इसका जो शिखर भाग होता है वो चपटा होता है या फिर सपाट होता है। यही इसकी प्रमुख विशेषता है जो अन्य स्थलाकृति को पठार से अलग भिन्नता रखती है, पठार को अन्य स्थलाकृतियों से भिन्न दिखलाता है। अब बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, अगर पठारों का वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन देखें, तो एक होता है आपका अंतर पर्वतीय पठार। क्या होता है, अंतर पर्वतीय पठार। तो अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है, डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। डायग्राम दिखाने के साथ आपको कंटेंट भी उपलब्ध होगा, उससे आप समझ पाएंगे आखिर ये कहना क्या चाह रहा है।
ये पठार चारों ओर से पर्वत से घिरे होते हैं, चारों ओर क्या है, पर्वत है। भूपटल के सर्वोच्च या सर्वाधिक विस्तृत एवं अत्यधिक जटिल पठार इसी श्रेणी में आते हैं। और बोलिविया एवं पेरू के पठार के एशिया, फिर बात करें आप एशिया का माइनर पठार या कोलंबिया का पठार, मेक्सिको का पठार इसके प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहां पर कि पठार के बारे में, जो अंतः पर्वतीय पठार के बारे में बतलाया जा रहा है, इसे आप डायग्राम में अच्छे से समझ पाएंगे। डायग्राम कैसा होगा देखिएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा देखिएगा, ये वाला डायग्राम है, इसमें देखिएगा ये अंतः पर्वतीय पठार है। इसका मतलब इसके चारों ओर, इस दिशा में भी और साथ में कहें तो आपका ये जो दिशा होगी, एक तो ये वाला एरिया आपका, ठीक है, और एक ये वाला एरिया, इसका मतलब चारों ओर से इसके क्या है, इसके चारों ओर से पर्वत है और मध्य वाले भाग में क्या है, पठार है। उसी पठार को कहा जाता है अंतरा पर्वतीय पठार। और अंतरा पर्वतीय पठार का जो एग्जाम्पल आपने देखा वो इसी के पहले देखा है कि एशिया का माइनर पठार, कोलंबिया का पठार, बोलिविया का पठार, पेरू का पठार, मेक्सिको का पठार। ये सभी पठार कहां पर है, मेक्सिको का नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे तो मेक्सिको में है, जबकि आप देखेंगे बोलिविया और पेरू का पठार तो बोलिविया का बोलिविया में है, पेरू का आपका पेरू और चिली की सीमा पर इसका विस्तार दिखाई देगा। मेक्सिको के पठार हमने देखा है। एशिया माइनर पठार आपका कहां देखेंगे आप, एशिया के अंतर्गत, या आप देख सकते हैं आपका जो चीन वाला एरिया है, सॉरी ईरान वाला जो एरिया है, वहां पर आप एशिया माइनर का पठार देखेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे, आगे आप देखेंगे तो अंतः पर्वतीय पठार का हमने डायग्राम तो देख ही लिया है। अब आता है विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है, तिब्बत का पठार। इस प्रकार के पठार का प्रमुख उदाहरण देखने को मिलता है। यह भी कैसा पठार हो जाएगा आपका, अंतः पर्वतीय पठार या अंतरा पर्वतीय पठार, जो कि तिब्बत का पठार है और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित यह पठार है और इसे कहा जाता है तिब्बत का पठार। इसके उत्तर में कुनलुन पर्वत है, दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी है और बीच में आपका हो जाएगा तिब्बत का पठार। गिरिपद पठार क्या होता है दोस्तों, जब हम हिमालय के बारे में भी पढ़ेंगे तो हिमालय के गिरिपदी क्षेत्र में उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। क्लियर है, तो गिरिपद मतलब हमारा ये पूरा बॉडी है और बॉडी के नीचे वाला भाग चरण है, जिसे पद बोला जाता है, पैर बोला जाता है, और पैद के समीप जो धरातल आपको दिखेगा उसी को बोला जाएगा गिरिपदीय क्षेत्र। अब गिरिपदी क्षेत्र हो गया, इसका मतलब एक तरफ पर्वत, उस पर्वत के गिरिपदी उसके चरणों में यदि कोई पठार होगा तो उसी को कहा जाएगा गिरिपद पठार। क्लियर हुआ, उसी को बोला जाता है माउंटेन प्लेटू। पर्वत के आधार पर स्थित, क्या लिखा है, पर्वत के आधार पर स्थित पठार को गिरिपदी या पर्वतीय पठार कहा जाता है। एक और उच्च पर्वत से घिरे होते हैं तो दूसरी ओर यह सागर या मैदान से घिरे होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का पिडमॉन्ट पठार, ध्यान रखना पिडमॉन्ट पठार, दक्षिण अमेरिका के पेटागोनिया का पठार, इस प्रकार के सर्वोच्च उदाहरण मिलते हैं आपको किसके, गिरिपदी पठार के। डायग्राम में देखना चाहें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पर्वत है, उसके जो आधार स्थल पर या तो इधर समुद्र हो सकता है या फिर इधर आपका क्या हो सकता है, इधर आपका मैदान भी हो सकता है। यहां पे जो समुद्र दिख रहा है, इस समुद्र के स्थान पर क्या हो सकता है, मैदान भी हो सकता है। तो यह समझ पा रहे होंगे आप इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम में देखा कि गिरिपदी पठार क्या होता है। अगला क्रम हम देखेंगे, वहां पर आप समझेंगे कि गुंबदाकार पठार क्या होता है। गुंबद के आकार का जो पठार होगा उसी को गुंबदाकार पठार बोलेंगे। लेकिन साथियों यहां पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज ये बताना चाहूंगा गुंबदाकार पठार के बारे में। आपने सुना होगा कि हम जब भू संचलन वाला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो भू संचलन वाले टॉपिक में एक आपका ऊर्ध्वाधर जो संचलन होता है जिसे महादेश जनक संचलन कहा जाता है, उस महादेश जनक संचलन के अंतर्गत आप देखें उत्थान की प्रक्रिया, यदि महाद्वीपीय सतह पर उत्थान की प्रक्रिया होती है तो अन्य भूखंड, अन्य स्थल की तुलना में वह भाग ऊपर उठा दिखाई देता है, उसे महाद्वीपीय पठार कहा जाता है, जो कि गुंबद के आकार का वह होता है। तो गुंबदाकार पठार का निर्माण उत्थान की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, जो कि महादेश जनक संचलन के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। तो आप देखेंगे कि गुंबदाकार पठार क्या है कि भूपटल में वलन की क्रिया के द्वारा गुंबद नुमा उत्थान के कारण, लिखा हुआ है दोस्तों यहां पर क्या लिखा है, उत्थान के कारण इस प्रकार के पठार बनते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आप देखेंगे, यूएसए में औजार्क पठार है, भारत में आपका छोटा नागपुर का पठार है, रामगढ़ का पठार
पठार है। इस प्रकार के प्रमुख गुंबदाकार पठार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, यह होती है महाद्वीपीय पठार। ये प्रायः पर्वतीय भागों से दूर किंतु सागरीय तटों या मैदानों से घिरे होते हैं। इसकी उत्पत्ति धरातल के ऊपर उठने या लावा के अपरिमित, ठीक है, अपरिमित निक्षेप से होती है, या कहें आप जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के समय यदि मैदानी क्षेत्रों में लावा का उद्गार होकर लावा वहां पर अगर जम जाता है जिसमें सिलिका की मात्रा कम हो, तो ऐसी स्थिति में पर्वत ना बनकर वो पठारी संरचना का रूप धारण कर लेता है। तो हम कहेंगे यदि जिस लावा में सिलिका या उसमें अम्लता की मात्रा कम होने की स्थिति में पर्वत की शिखर का रूप ना होकर वो पठारी रूप धारण कर लेता है, उसी को कहा जाता है महाद्वीपीय पठार। तो महाद्वीपीय पठार एक प्रकार से ज्वालामुखी निक्षेप की प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। साइबेरिया शील्ड देखेंगे, रशिया में बाल्टिक तथा फेनो स्कैंडिनेविया, ये फेनो स्कैंडिये नहीं है, फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड है ये, ठीक है। इसका नाम मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको जो मिस्टेक इसमें दिखाई दे रही है, वैसे ये नाम में थोड़ा बहुत आपका ये ऐसा चलना ये स्वाभाविक प्रवृत्ति मानी जाती है। अब अगर इसे लिखें तो इसे लिखा जाता है फेनो स्कैंडिनेवी शील्ड, ठीक है। और ये फिनो स्कैंडिनेवियन कुछ देश होते हैं। इन देशों में क्या क्या शामिल है आपके, इसमें आपका नॉर्वे है, नॉर्वे के बाद इसमें स्वीडन है, इसमें आपका डेनमार्क है, इसमें आपका स्कॉटलैंड है, इसमें आपका आइसलैंड है, ठीक है। इन सभी देशों के समूह को फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। सॉरी, इसमें फिनो लिखा तो फिनो भी आ जाएगा, फिनलैंड भी, ठीक है। एक और क्या हो जाएगा इसमें, फिनलैंड। लेकिन इन सभी में से फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री में से अगर फिनलैंड को हटा देंगे तो बन जाएगा स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन हो जाएगी, ये जो नाम लिखे हैं सारे, ये वाले जो नाम दिख रहे हैं आपको, तो इन सभी नामों को आप क्या बोल सकते हैं, ये वाले नाम हो जाएंगे आपके फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री। जबकि इसमें अगर आप जोड़ देंगे फिनलैंड को तो ये बन जाएगा आपका फिनो स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन में ये है और फिनो अगर जुड़ गया तो मतलब फिनलैंड जुड़ गया तो फिनलैंड में ये शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका, तो ये अब देख रहे हैं महाद्वीपीय पठार के बारे में। कनाडियन शील्ड कनाडा में है आपका, ब्राजील शील्ड है आपका, ब्राजील में मिल जाएगा। इस प्रकार के प्रमुख उदाहरण देखने को मिलेंगे। आगे हम देखते हैं ज्वालामुखी पठार क्या होता है। ज्वालामुखी पठार या ज्वालामुखी से निस्मृत, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ शब्द को हम थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे ताकि आपके लिए वो आसान शब्द हो जाए। जैसे कि मैं कहूंगा ज्वालामुखी के उद्गमित, क्या लिखेंगे इसको, उद्गमित। यहां पे सही से लिख देते हैं इसको, उद्गमित, ठीक है। क्या लिखेंगे, ज्वालामुखी के उद्गमित लावा के जमाव के कारण, ठीक है, लावा के जमाव के कारण जो सपाट विस्तृत भूभाग को ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप इसकी उत्पत्ति होती है। धीरे धीरे जब मैग्मा पृथ्वी की सतह से बाहर निकलता है तो वह फैलता जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है आपका SiO2 जिसे आप सिलिका बोलते हैं, इस सिलिका की मात्रा क्या होती है, सिलिका की मात्रा कम होती है, ठीक है। सिलिका की मात्रा कम होने पर यह लावा आपका पृथ्वी की सतह पर ऐसे फैलता जाता है और एक सपाट सतह के रूप में, सपाट शिखर के रूप में एक पठारी रूप धारण कर लेता है। उसी को कहेंगे आप ज्वालामुखी पठार। ऐसा पठार आप कहाँ देखेंगे, भारत में जो दक्कन में लावा का पठार है, जिसके कारण आपके काली मृदा का निर्माण भी यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, लावा मिट्टी होती है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार देखेंगे, कोलंबिया स्नेक पठार पूरा नाम है इसका। ये प्रमुख उदाहरण मिल जाएगा आपको ज्वालामुखी पठार के। आगे देखते हैं साथियों, अपर्दन चक्र के आधार पर क्या वर्गीकरण है। एक होता है आपका तरुण पठार, तरुण पठार मतलब युवा पठार, यंग प्लेट्यू, ठीक है, यंग प्लेट्यू। तो उसमें क्या होगा, जिस पर अपर्दन की प्रक्रिया काफी सक्रिय होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो का पठार या इदाहो का पठार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फिर देखेंगे आप प्रौढ़ पठार या ओल्ड पठार। संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑपरेशन पठार परिपक्व पठार की श्रेणी में माना जाता है। मतलब यहाँ पर अपर्दन का प्रभाव एक चरण से गुजरता है और अपर्दन की प्रक्रिया समाप्त होने की ओर होती है, जबकि जो
जो आपका जीर्ण पठार होता है, डिक्रेस्पिट जो प्लेट्यू होता है, इसमें जहां अत्यधिक अपर्दन के कारण पठार के उच्चावच घिसकर प्रायः समाप्त हो जाते हैं, इसी को तो अवशिष्ट पर्वत हम बोलते हैं। जब उसका अपर्दन समाप्त होने के कगार पर होता है, या हम कहें उच्चावच घिसकर प्रायः समाप्त हो जाते हैं, पठार एक पेनी प्लेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मध्य राशि का पठार मतलब पठारी किस में परिवर्तित हो जाता है? मैदान में परिवर्तित हो जाता है, उसी को बोल रहे हैं आपका जीर्ण पठार। ठीक है, यह अपर्दन चक्र के आधार पर एक देखेंगे आप कौन सा, तरुण पठार, एक देखेंगे आप प्रौढ़ पठार, और प्रौढ़ पठार के बाद देखेंगे आप कौन सा, जीर्ण पठार। ये अपर्दन चक्र की जो एक वर्गीकरण है, उस आधार पर आप देख पाएंगे कि अपर्दन की किस प्रकार से उसका अपर्दन चक्र के आधार पर वर्गीकरण देखने को मिलता है। तो 3 प्रकार का यह देखने को मिलता है। एक आखिरी वर्ग जो होता है पुनर्विनियत। ठीक है, क्या होता है? पुनर्युविनत, इसे ऐसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में रिन्यूवेट बोल सकते हैं, रिन्यूवेट प्लेटू। यदि कोई पठार जीर्णावस्था की प्राप्ति के बाद पुनः उभार के कारण अधिक ऊंचाई प्राप्त कर लें, तो इस प्रकार के पठार का निर्माण होता है। इसका मतलब यह हुआ, जिस प्रकार से जीर्ण पठार जो था, जीर्ण पठार पूरी तरह से अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा सपाट भूमि पेनी प्लेन में कन्वर्ट हो गया था, सपाट भूमि में कन्वर्ट हो गया था। यदि उसी सतह पर उत्थान की प्रक्रिया से फिर से नवीन पठार का निर्माण होता है, उसी को बोलेंगे आप पुनर्नियुत। ठीक है, मतलब फिर से उत्पत्ति हो रही है, इसे आप क्या कहेंगे? पुनः युविनियत। ठीक है, पुनर्विनत पठार। अब अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से पठार देखेंगे आप? देखिएगा, कोलंबिया का पठार यूएसए में है, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार, पिडमॉन्ट का पठार, औजार का पठार, ये चियापास का पठार, ये मैक्सिको में आपका चियापिस का पठार, चियापास नहीं, ये चियापिस का पठार है। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप में ये प्रमुख पठार है। अन्य महाद्वीप में देखेंगे एक और, ये कोलोराडो नदी जो है, यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था, यहाँ पे नदी तो नहीं लिखा, मैं जरूर मेंशन करूंगा। यहाँ पर लास्ट टाइम जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ है, जो 24 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक हुआ था 2022 में, 2020 वाला मेंस, तो वहां पर पूछा था सान जुआन नदी का प्रवाह किस देश में होता है, किस देश में होता है। ठीक है, यह प्रश्न था, और ये किसी बुक में इस नदी का नाम नहीं दिया गया था। लेकिन ध्यान रखना, जो आपकी कोलोराडो नदी है, इसकी सहायक नदी है आपकी सान जुआन नदी। कौन सी नदी है? सहायक। तो सहायक नदी हो जाएगी आपकी कौन सी? सहायक नदी, कोलोराडो नदी की सहायक सान जुआन नदी। और यह सान जुआन नदी का जो प्रवाह होता है, यह प्रवाह होगा आपका यूएसए के कोलोराडो पठार में। ठीक है, तो देश पूछा था, सिर्फ यूएस अगर लिख देते तो आपका काम बन जाता, 3 नंबर आ जाता। ठीक है, कोलोराडो पठार से कैलिफोर्निया की खाड़ी में आपकी कोलोराडो नदी गिरती है। कोलंबिया का पठार यूएसए में है, लेकिन कोलंबिया देश दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप में है। तो आपको कोलंबिया का पठार कोलंबिया देश नहीं करना है, कोलंबिया का पठार आपका यूएसए में है, लेकिन कोलंबिया देश कहां पर है आपका? दक्षिण अमेरिका में। तो गलती मत कर दीजिएगा, कोलंबिया स्नेक का पठार जो होता है आपका, ये मिल जाएगा आपका यूएसए में। ठीक है, आपका मिल जाएगा रॉकी पर्वत और आपका जो सियरा नेवादा पर्वत, इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा कोलंबिया का पठार। चलिए अब आगे देखते हैं हम अन्य महाद्वीप के बारे में भी देखेंगे। कौन सा? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की बात करें तो मैटो ग्रास का पठार। अब आपका एक काम होगा साथियों, आपको एटलस निकालना होगा। एटलस में जो भी मैं आपको नाम यहाँ पे दिखला रहा हूं, ठीक है, चाहता तो मैं आपको यहाँ पे मैप का रिप्रेजेंट करके आपको दिखला सकते थे, लेकिन आप मुझे पहले बताइएगा, ताकि मैं कल के क्लास में आपका इसका मैप लेकर आऊं और आपने खोजे या नहीं खोजे। तो पहले आपको यह खोजना है कि मैटो ग्रास का पठार ब्राजील में है, ब्राजील का पठार भी ब्राजील में है, बोलीविया का पठार आपका बोलीविया में है। बोलीविया के पठार की खास बात यह है कि इस पर टिटिकाका झील अवस्थित है, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, और ये इस पर पेरू की राजधानी जो है आपका, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। लेकिन बोलीविया की राजधानी जो लापाज है, सॉरी, बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज, वह इसी आपके बोलीविया के पठार में आती है और टिटिकाका झील के पास में स्थित है। और ये टिटिकाका झील 2 देश आपके पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। पेटागोनिया का पठार देखेंगे तो आपको कहां पर मिलेगा? वो अर्जेंटीना में। आगे हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप में अबिसिनिया का पठार है, हार्न ऑफ अफ्रीका। हार्न ऑफ अफ्रीका कहां पर है आपका? अगर यहां पे छोटा सा डायग्राम में बनाकर दिखलाऊं आपको, तब आप समझेंगे कि
अबिसिनिया का पठार के बारे में देखा, यह हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जा रहा है। जैसे कि आप देखें यहां पे मैप, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इसे बोला जाता है आपका हार्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोला जाता है? हार्न ऑफ अफ्रीका। मतलब अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? सिंग है। इसमें आपका सोमालिया आ जाता है, आप सोमालिया के बाद में आपका आ जाता है इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, ये प्रमुख देश इसके अंतर्गत माने जाते हैं। तो ये हार्न ऑफ अफ्रीका अर्थात सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती नाम भी लिखा हुआ है, तो यही क्षेत्र होता है। कटंगा का पठार कहेंगे तो कटंगा का पठार यहाँ पे मिलेगा आपको जायरे में। जायरे में कटंगा का पठार, जहाँ पे आपकी जाम्बिया नदी उद्गमित होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, और एक और आपकी कांगो नदी भी इसी पठार से होकर उद्गमित होती है। तो ये आपका अफ्रीका गणराज्य में मध्य अफ्रीका गणराज्य, कांगो मध्य अफ्रीका गणराज्य में है। कटंगा का पठार दो धातु हीरा और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मालागासी का पठार मेडागास्कर और मेडागास्कर द्वीप को मालागासी द्वीप से भी कहा जाता है। यह बात आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है। यूरोप महाद्वीप में देखें तो आइबेरिया के प्रायद्वीप में दो देश है आपका, स्पेन और पुर्तगाल, और मेसाडा का जो पठार है स्पेन और आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित है। फिर आप देखेंगे एशिया महाद्वीप में अनातोलिया का पठार आपको टर्की में दिखेगा। तो अनातोलिया के बाद में आपको ईरान का पठार मिलेगा। ईरान के पठार में दो पर्वत से घिरा हुआ है। उत्तर में है एल्ब्रुस पर्वत और दक्षिण में उसका जैकरोस पर्वत, और तिब्बत का पठार कहां हो जाएगा आपका? चाइना में। तो ईरान का पठार एक प्रकार का अंतः पर्वतीय पठार हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे तिब्बत का पठार दो पर्वतों से घिरा हुआ है। किससे? तिब्बत का पठार दो पर्वत से घिरा हुआ है, कुनलुन पर्वत और हिमालय पर्वत। तिब्बत का पठार कुनलुन पर्वत, हिमालय पर्वत, इसलिए तिब्बत का पठार भी कैसा हो जाएगा? अंतः पर्वतीय पठार। पामीर का पठार की बात करें तो कजाकिस्तान के मुख्य विस्तार मध्य एशिया में इसका दिखाई देगा, और तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई अगर बात करें तो वो 5000 मीटर तक दिखाई देगी। तिब्बत के पठार की कई नदियां निकलती है, जैसे वांगो नदी निकलेगा आपका, यांगसी नदी निकलेगा। तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील से चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से में पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भी आप देखेंगे तो यह भी तिब्बत के सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। चीन, भारत, बांग्लादेश तीन देशों में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी भारत, चीन, पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, जबकि सतलज नदी भी आपका मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलकर यह भारत में प्रवेश करती है, तत्पश्चात से पाकिस्तान में चली जाती है। तो चीन, भारत, पाकिस्तान में यह प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे देखिए छोटा नागपुर का पठार भारत में है। यह भी आपका कैसा पठार है? एक प्रकार का ये, इससे आप बोल सकते हैं कि अब सपाटनुमा संरचना होती जा रही है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार पेनी प्लेन में कन्वर्ट होता जा रहा है। रांची का पठार आप बोल सकते हैं, रांची का पठार पेनी प्लेन में कन्वर्ट हो रहा है। छोटा नागपुर का पठार गुंबद की तरह उठा हुआ है, इसलिए इसे गुंबद पठार भी कहते हैं। भारत का लगभग 90% कोयला भंडार यहां पर प्राप्त होता है। विस्तार 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, छोटा नागपुर का पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में नहीं है, यहां पर गलत मेंशन है। ठीक है, मैं यहां पे मध्य प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कुछ मात्रा में यहां पर बिहार आ जाएगा आपका। कौन सा आ जाएगा राज्य? बिहार, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं। दक्कन के पट का पठार यहां भारत में है आपका, दक्षिण भारत में मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में। ठीक है, और यूनान का पठार आपको चाइना में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। आगे देखें तो पठारों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है। विश्व का सबसे विस्तृत पठार हम देख चुके हैं, सबसे ऊंचा भी वही है आपका पामीर का पठार। सर्वाधिक ऊंचा पठार होने के कारण पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौकागम्य झील आपका टिटिका का झील हो जाती है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर अवस्थित है, जिसके तट पर बोलीविया की राजधानी लापाज स्थित है। कोलंबिया का पठार कोलंबिया देश में अवस्थित नहीं है, यह अमेरिका में स्थित है, तो यह हम देख ही चुके हैं। ईरान का पठार उत्तर में एल्ब्रुस पर्वत, दक्षिण में जैकरोस पर्वत से घिरा हुआ है। तिब्बत के पठार दो पर्वत, हिमालय, ये कई बार हम देख चुके हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे मैदान के बारे में, और मैदान के बारे में अन्य बातों को हम जानेंगे कि मैदान की क्या प्रमुख विशेषता होती हैं और क्या हमें ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। मैदान की बात करें तो एक प्रकार का यह भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थलखंड में खंड होते हैं। यह धरातल के द्वितीय श्रेणी के सभी उच्चावचों में सर्वाधिक स्पष्ट और सरल होते हैं, और सबसे ज्यादा विस्तार इसी का देखने को मिलता है पृथ्वी की सतह पर। लगभग 54% के लगभग आपको मिलेगा मैदानी क्षेत्र। मैदान की कुछ परीक्षा उपयोगी विशेषता का अधोलिखित है, जो परीक्षा में आपको कई सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, तो मैंने मेंशन किया है। आप जैसे कि देख पाएंगे मैदान सागर तल से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। उत्तरी अमेरिका का
ग्रेट प्लेन बड़ा मैदान है आपका, उत्तरी अमेरिका में है। समीपवर्ती अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र से ऊंचा है। वहीं जॉर्डन घाटी और हॉलैंड के पोल्डर मैदान समुद्र तल से भी नीचे पाए जाते हैं। मैदान का ढाल मंद सागर तट की ओर क्रमशः कम होता है, उसी को हम मैदान कहते हैं। तट और घाट के बीच में जो समतल भूमि मिलती है उसको तटीय मैदान कहेंगे, जबकि हिमालय के दक्षिण में एक समतल भूमि मिलती है। जलोढ़ के निक्षेप के कारण जिस मैदान का निर्माण हुआ है उसे उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है, जो स्थलखंड निम्न स्थलखंड होता है और द्वितीय श्रेणी का उच्चावच से माना जाता है। द्वितीय श्रेणी के स्थल स्वरूप के अंतर्गत मैदान के तटीय तथा आंतरिक मैदानों को ही सम्मिलित किया जाता है। अपर्दन तथा निक्षेपण मैंने चर्चा की है, जलोढ़ मृदा के या जलोढ़ पंख या अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। मैदानों को सभ्यता का पालना की उपमा प्रदान की जाती है। भूपटल के लगभग 41% भाग पर मैदान है, लगभग 50% मान के चलिएगा, 41 नहीं है तो 41 भी याद रखें तो यह भी हो सकता है। निर्माण और विकास की विभिन्न विधियों के आधार पर मैदान का वर्गीकरण बताना है कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है और विकास की प्रक्रिया क्या दिखाई देती है। पटल विरूपणीय मैदान के बारे में देखें तो भूपटल के उत्थान या अवतलन के द्वारा ऐसे मैदान का निर्माण होता है जैसे, क्या कहा मैंने, पटल विरूपणीय। अब आपको यह बतला देते हैं पटल विरूपणकारी संचलन क्या होता है। पटल विरूपणकारी संचलन में क्या होता है साथियों कि इसमें संपीड़न एवं विरलन की प्रक्रिया के कारण वलन का निर्माण होगा या फिर इसमें भ्रंशन की क्रिया होगी। तो तनाव मूलक बल के कारण या आप कहें संपीड़न बल के कारण यहां पर जिस प्रकार के पठार की उत्पत्ति होगी तो उसे कहेंगे पटल विरूपणकारी संचलन, जिसमें उत्थान और अवतलन के द्वारा मैदानों का निर्माण होता है। ग्रेट प्लेस देखेंगे आप, फिर इसके उत्थान के कारण इसका निर्माण हुआ है। भारत का जो कोरोमंडल तट है और उत्तरी सरकार तट का मैदान जो है और अवतलन और निक्षेपण के कारण इसका निर्माण हुआ है। आगे आप देखेंगे अपर्दनात्मक मैदान। अपर्दनात्मक मैदान मतलब जब आपके पठारों का भी अपर्दन हो, देखिए पर्वत का अपर्दन होगा पठार बन जाएगा, पठार का अपर्दन होगा मैदान बन जाएगा, तो उस प्रकार के मैदान को अपर्दनात्मक मैदान कहा जाएगा। भूपटल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने हेतु अनेक परिवर्तनकारी शक्ति जैसे नदी हुई, हिमानी हुए, पवन हुए के अपर्दन के कारण विषमताओं को दूर करने का प्रयास करती हैं। फलस्वरूप वहां अपर्दनात्मक मैदान बन जाते हैं। और जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि संप्राय मैदान बनता है, पेनी प्लेन इसे कहा जाता है। पेनी प्लेन मैंने अभी आपको कहा था पेनी प्लेन मतलब आपका जो जीर्ण पर्वत होता है, जीर्ण पर्वत मतलब अपर्दन पूरा हो चुका होता है और पेनी प्लेन में एक समतल भूमि में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को कहेंगे हम संप्राय मैदान। नदियों के अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान में सर्वप्रथम पेनी प्लेन मैदान होता है। नदियां अपने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में उच्च स्थल खंड जैसे पर्वत पठार को काटकर अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, जिसे पेनी प्लेन कहा जाता है। इसके बीच में कठोर शेलों के कुछ अवशिष्ट दिखाई पड़ते हैं, जिसे मेडन नॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनेड नॉक कहा जाता है। भारत का अरावली क्षेत्र आप देख सकते हैं, पेरिस बेसिन देख सकते हैं, मिसिसिपी बेसिन देख सकते हैं, ये सभी आपके संप्राय मैदान के प्रमुख उदाहरण हैं। आगे आप देखेंगे ये पेनी प्लेन आप देख सकते हैं, ये संप्राय भूमि है, ये नदी का यहाँ से अफवाह हो रहा है और यहाँ पे जो पर्वत या पठारी क्षेत्र था उसका अपर्दन हो गया, एक प्रकार से समतल भूमि आपको देखने को मिल रही है। आगे आप देखेंगे हिमानी निर्मित मैदान, हिमानी निक्षेप के कारण जिस मैदान का निर्माण होता है वहां पर आपको करेवा का सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा, केसर का उत्पादन देखने को मिलेगा। तो आप यहां देखेंगे हिमानी अपने अपर्दन द्वारा उच्च भाग को घिसकर सपाट या परंतु उच्चावच युक्त मैदान का निर्माण करती हैं, जैसे फिनलैंड और स्वीडन के मैदान है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में 4 बार हिमानी का प्रवाह निरूपित किया गया है। शक के हिमानीकरण से कनाडा एवं यूएसए में अनेक हिमानी मैदान का निर्माण हुआ है। आगे आप देखेंगे कास्ट मैदान, कास्ट स्थलाकृति भी होती है। कास्ट स्थलाकृति ये चूना पत्थर से युक्त एक चट्टानी संरचना होती है, उसी को कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है, जिसका अपर्दन बहुत कम होता है। लेकिन कास्ट मैदान की बात करें तो चूना पत्थर वाली शेलों पर जल के प्रवाह से अपर्दन या घुलनशील के कारण संपूर्ण भूभाग एक समतल मैदान में जब परिवर्तित हो जाता है तो उसी को कहेंगे हम कास्ट मैदान या कास्ट स्थलाकृति वाला मैदान,
जिससे कास्ट मैदान की उत्पत्ति होती है। जैसे युगोस्लाविया में के कास्ट प्रदेश, फ्लोरिडा में देखेंगे, नुलार बोर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है, ये युकाटन का क्षेत्र देखेंगे जो कि आपको मेक्सिको, जो आपका मेक्सिको की खाड़ी है वहीं पर आपको युकाटन पेनिनसुला मिलेगा, युकाटन का प्रायद्वीप, वहीं पर आपको युकाटन क्षेत्र मिलेगा, वो आपका कास्ट मैदान का प्रमुख उदाहरण है। भारत में चित्रकूट, अल्मेडा का कास्ट मैदान, ये आदि प्रमुख इसके उदाहरण हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये आपका क्या है, सारे कास्ट शिलाकृति से बने हुए, चुना पत्थर से युक्त है। मरुस्थलीय मैदान का निर्माण विश्व के मरुस्थलीय भागों में के वायु की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। निक्षेपात्मक मैदान मतलब जलोढ़ का मैदान, जैसे कि आप देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान अवसादों के निक्षेपण से, हिमालयी सरिताओं के द्वारा या हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद का हिमालय के गिरिपदी क्षेत्रों में निक्षेपण या जमाव कर दिया जाता है, जिससे उस मैदान का जो निर्माण होगा वह निक्षेपात्मक मैदान होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, तो विश्व के अधिकांश मैदान इसी से बने होते हैं। हमारा उत्तर का विशाल मैदान इसी प्रकार से बना हुआ है। अपरदन द्वारा धरातल के किसी भाग में अपरदित पदार्थों को परिवर्तित करके उन्हें दूसरे स्थान पर निक्षेपित या जमाव कर देने से ऐसे मैदान की उत्पत्ति होती है। ये जलोढ़ मैदान मैंने चर्चा की, आप देख सकते हैं मिसिसिपी के मैदान, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान आ गया, नील नदी का मैदान आ गया, वोल्गा डेन्यूब का मैदान आ गया, हवांगो यांगटीसी यांगक्यांग मैदान, ठीक है, ये प्रमुख आपके जलोढ़ मैदान है। आगे आप देखेंगे अपोड़ मैदान होता है। ऐसे मैदान की रचना पर्वतीय भागों से हिमानियों के नीचे उतरते समय उनके द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप के जमाव से होता है, जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप तथा कनाडा के मध्यवर्ती भागों का मैदान, ठीक है, इसे आप यहाँ पे रख सकते हैं। आगे देखेंगे झीलों के गिरने वाली नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए पदार्थों का उनमें निक्षेपण होने से कालांतर में वे सूखकर उपजाऊ मैदान में परिवर्तन में बदल जाते हैं। यूएसए, कनाडा, यूरोप में ऐसे मैदान आपको देखने को मिलते हैं। लावा मैदान, वही आप जब उसमें सिलिका की मात्रा बिल्कुल नगण्य हो, क्षारीय अगर लावा हो तो वह क्या होगा, आपका पूरी तरह से फैल जाएगा, ना तो पठार बनाएगा ना पर्वत बनाएगा, तो पूरी तरह से फैलकर वो मैदान में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे कहेंगे हम लावा का मैदान। जैसे भारत में प्रायद्वीपीय भाग में देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में पेटागोनिया का पठार, ये प्रमुख क्या हो जाएंगे, आपके लावा से निर्मित प्रमुख मैदान हो जाएंगे। लोयस मैदान, लोयस एक आपकी मिट्टी होती है, लोयस मिट्टी, तो ऐसे मैदान का निर्माण पवन के अपरदनात्मक कारकों के पश्चात किसी स्थान पर उसके साथ उड़ाकर लाई गई बालू रेत के निक्षेपण से लोयस मैदान का निर्माण होता है। ऐसे मैदान समतल एवं विस्तृत तथा मरुस्थलीय भाग से दूर निर्मित होते हैं, जैसे चीन के शेंसी प्रांत में आप देखेंगे मध्य एशिया के मरुस्थल से आई हुई रेत आदि के निक्षेपण से चीन में प्रसिद्ध लोयस का मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। आप सीधा बोलेंगे यहाँ पर रेत और बालुका के एक निक्षेप के कारण पवन के द्वारा जब अपरदन हो जाता है तो उसका निर्माण होता है। पवन के प्रकार आप देखते हैं, मैदान के प्रकार निर्माण स्थल और उदाहरण देखेंगे। कास्ट मैदान चूने पत्थर से होता है, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये हमने देख ही चुके हैं। फिर हम हिम अपरदित मैदान भी हमने देखा है, जलोढ़ मैदान भी हमने आपकी चर्चा की है, तो आप इसको देख सकते हैं कौन कौन से उसको यहाँ पे रखेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर हो जाएगी। ये बट्टड का वेदिका मैदान, लोयस का मैदान हमने देखा है, तो सारी चीजें हमने देखा है। तटीय मैदान देखा है, संप्राय मैदान भी हमने देखा है, पैनी प्लेन जिसे कहा जाता है, तो ये सारे उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। नदी द्वारा, इसके पहले कौन सा पेज है हमारा, यह झीलों का मैदान कहा जाता है। झीलों के पेटे के उत्थान और झील के जल के सूखने से बनता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर बात करें तो पवन द्वारा घर्षित मैदान के उदाहरण है सहारा के रेग, सेरिस और हामदा हैं। हामदा वास्तव में पवनों का निम्नीकृत चट्टानों का सपाट भाग होता है जो कि अधिक विस्तृत होता है। आगे आप देखेंगे मरुस्थलीय भागों में पर्वतीय ढालों और पर्वतीय ढाल पर जल द्वारा अपरदन के कारण अवतल ढाल वाले स्थल स्वरूप को पेडीमेंट कहा जाता है। इससे निर्मित मैदान को पदस्थली कहा जाता है। कुछ प्रमुख आप तीन अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पे नदी द्वारा निर्मित मैदान देखते हैं। गिरिपद जलोढ़ मैदान, बाढ़ मैदान, डेल्टा मैदान, ये नदी द्वारा निर्मित प्रमुख मैदान है। गिरिपदी जलोढ़ मैदान क्या हो जाएगा, गिरिपदी मतलब पर्वत के निचले क्षेत्रों में जलोढ़ पंख या अवसादों के निक्षेपण से जो आपका मैदान बनेगा वो गिरिपदी मैदान होगा। आपका गंगा का मैदान इसी का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। फिर आप देखेंगे अगले स्लाइड में, तो भारत में हिमालय पर्वत के निचली तलहटी पे पत्र के पात के पास बड़े बड़े टुकड़ों के ढेर से निर्मित मैदान को भाबर का मैदान कहा जाता है। इस मैदान में जब नदियां हिमालय के उत्तर में, यहां पर हम आपको थोड़ा सा एक चीज एक्स्ट्रा बतलाते हैं, ठीक है। यहां पे देखिएगा, देखिएगा यहां पर अगर आप बात करें, ये आपका हिमालय है, माना कि एक ही पर्वत मैंने बनाया है, ये संरचना देखिएगा। अब यहां पर क्या है कि अगर यहां पर बात करें
तो सबसे पहले यहाँ पर जो अवसाद का जो जमा हो रहा है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, और ऊपर से जब नदी आती है, ऊपर से नदी का प्रवाह होता है, तो नदी का प्रवाह होगा तो इसके अंदर वह चली जाती हैं और फिर आगे आकर ऊपर निकल आती हैं। तब ये जो स्थान बनता है आपका, कौन सा स्थान, ये वाला जो स्थान देखते हैं आप, इसी को कहा जाता है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश, ठीक है। इसके आगे जहां पर सरिताएं ऊपर सतह के ऊपर दिखाई देने लग जाती हैं, ये सरिताएं आपकी, ये नदी है, नदी को पूरा ड्रॉ कर देते हैं, ये आपकी नदी है, ये प्रवाहित हो रही है। तो इस नदी जहां पर ऊपर दिखाई देने लग जाती हैं, उसे कहा जाता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र। फिर आगे आप देखेंगे, जब नदियां अपने साथ लाए गए छोटे छोटे कंकर पत्थर को यहाँ पे छोड़ती हुई जाती हैं, तो जहां पर छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं उसको कहा, सॉरी, बड़े बड़े कंकर पत्थर जो होते हैं, बड़े बड़े कंकर पत्थर को यहाँ पे छोड़ के जाती हैं, उसे कहा जाता है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश। और जहां पर छोटे छोटे कंकर पत्थर होंगे, जहां पर छोटे छोटे कंकर पत्थर होंगे, तो छोटे छोटे कंकर पत्थर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आपका खादर प्रदेश। खादर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण का यह क्रम आप देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण, उत्तर में हिमालय है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। और फाइनली यहां पर आपका जो खादर प्रदेश का विस्तारित रूप ही मिलेगा आपको डेल्टा के रूप में, ठीक है। तो ये प्रमुख स्थलाकृति आप देख सकते हैं, और ये सभी किसके हैं, आपके जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, जलोढ़ मृदा के अंतर्गत। और जलोढ़ मृदा का निर्माण पर्वतपदी क्षेत्र में इसका विकास हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे यहां पर जो मैदान बनता है आपका, वो क्या हो जाएगा, गिरिपदी मैदान, ठीक है। देखिएगा आप, अब यहां पर हमने देखा जलोढ़ मृदा का कैसे भाबर, डेल्टा सभी प्रदेशों का हमने चर्चा किया है। अब आगे आप देखेंगे कि बाढ़ मैदान क्या होता है। बाढ़ के मैदान के जलोढ़ पंख या कांप कछारी मृदा के द्वारा इसका निर्माण होता है, जो कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ होते हैं। कछारी मैदान को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा जल पहुंचता है। या नवीन कांप मृदा होती है, उसे खागर, ये सभी के हमने खागर, बांदर, ये सबकी हमने चर्चा कर लिया है, ठीक है। डेल्टा मैदान के बारे में कहा मैंने कि आपका यह खादर प्रदेश का विस्तारित भाग होता है। नदी के तटीय क्षेत्रों में, नदी के मोहाना क्षेत्र में, जहां पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो नदियां प्रवाहित होती हैं, वो डेल्टा के मैदान का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब प्रमुख नदियों की हम चर्चा साथियों कल की क्लास के अंतर्गत करेंगे। आज की क्लास में हम पर्वत, पठार, आज की क्लास में पठार और मैदान को देखा। कल हम शुरू करेंगे आपका नदियां और हिमनद के बारे में, और कल इस बिंदु को, जो आपका प्रथम बिंदु दिखाई देता है विश्व के भूगोल के अंतर्गत, वो भी आपका समाप्त हो जाएगा कल वाली क्लास में। तो दोस्तों मिलते हैं हम कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।